मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। वहां देखिए चाबी है। चलिए समझते हैं पहले। पहले कुछ बात समझो। दैट इज अबाउट द मैग्नेट। लुक हियर। मैग्नेट वो बेसिकली क्या है? जनरली मैग्नेट को दो तरीके से बनाया जाता है। ये नेचुरली भी अकर करता है और इसको आर्टिफिशियली आप लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी होते हैं। ठीक है। अच्छा, जनरली मैग्नेट के बारे में आप बात करते हो तो क्या होता है? मैग्नेट के बारे में आप जितना सोचते हो कि मैग्नेट के बारे में ऐसा लगता है जो चीज आयरन को क्या करे जल्दी, बेसिकली आपने बचपन से ये देखा है। आयरन को क्या कर सके जो जल्दी बताइए? अट्रैक्ट। बट जरूरी नहीं कि आयरन को ही केवल अट्रैक्ट करे। देयर आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देयर इज एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, आयरन एटसेट्रा। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसको ये आराम से क्या कर सकता है, जल्दी बताओ? अट्रैक्ट। बट आयरन के अंदर ज्यादा अट्रैक्शन कैपेसिटी ज्यादा है। ठीक है। आयरन आपका ज्यादा अट्रैक्ट होता है। रियल लाइफ में हम आयरन को ही ज्यादातर मैग्नेटिक बिहेवियर के अंदर लाते हैं, हालांकि ये सारे एलिमेंट्स अट्रैक्ट होने की कैपेसिटी रखते हैं। क्यों ऐसा? रीजन इसके पीछे छिपा है आपके केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर के अंदर, ना कि फिजिक्स में। फिजिक्स में पढ़ाते हैं वैसे। इसलिए होता है कि क्यों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आने के पीछे बेसिक रीजन है, प्रॉपर्टी आने के पीछे रीजन हो जाता है कि भैया द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ कौन सा इलेक्ट्रॉन जल्दी बताइए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण किसी के अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर आता है। इसीलिए हम लोग को एक टर्म पढ़ा जाता है दैट इज कॉल्ड एज ए मैग्नेटिक मोमेंट। याद है किसी को? मैग्नेटिक मोमेंट बोलो यार। रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। पढ़ा था कभी क्या? इट वाज गिवन बाय म्यू इज इक्वल टू रूट अंडर n into n plus 2. What is n? n is the number of unpaired electrons. कौन सा इलेक्ट्रॉन? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और जिस मटेरियल के पास, सुनना मेरी बात को अच्छे से, मैंने कहा बचपन से हम सोचते हैं मैग्नेट के बारे में क्या? एक ऐसा सब्सटेंस जो नेचुरली अकर करता है। हो सकता है वो आर्टिफिशियली भी बनाया गया हो। ठीक ना? ये वर्ड इसलिए लिया गया। अच्छा, मैग्नेट वर्ड कहां से लिया गया है? मैग्नेट वर्ड मैग्नीशिया से लिया गया है। किससे जल्दी बताओ? मैग्नीशिया। मैग्नीशिया एक जगह है जहां पे सबसे पहले मैग्नेटिक ओर पाया गया था। क्या पाया गया था बोलो? ओर समझते हो क्या होता है? ओर क्या होता है बोलो? एक ऐसा नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस जिसके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर हो। जिसके अंदर क्या हो? मैग्नेटिक बिहेवियर हो। मतलब उससे आप एक्सट्रैक्ट करके मैग्नेट को निकाल सकते हो। एक पत्थर का टुकड़ा, मान के चलो रास्ते में तुम गए और तुम्हें एक पत्थर का टुकड़ा मिला, उससे तुम कट करके बेंड करके उससे कुछ ना कुछ मटेरियल निकाल के लाए, और वो मटेरियल जो निकाला आपने वो बाद में जाके को खींचने लगा अपनी तरफ। इट हैज द कैपेसिटी टू अट्रैक्ट द आयरन। आयरन को अट्रैक्ट करने लगा तो हम कह सकते हैं उसके अंदर कैसा बिहेवियर है? मैग्नेटिक बिहेवियर है। और ऐसे सब्सटेंस जिससे हम मैग्नेटिक बिहेवियर जो बनाए, हम जिस चीज से की मदद से मैग्नेट को बना रहे हैं, उसे क्या कह देते हैं? मैग्नेटिक ओर। क्या कह देते हैं? मैग्नेटिक ओर। करो, क्लास 10th में भी आपने ओर के बारे में पढ़ा था। डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिफाइनिंग द ओर। अलग अलग मेटल्स निकाल रहे थे, तो यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं? मैग्नेट को निकाल रहे हैं। फिर से सुनिएगा। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होता है। वर्ड मैग्नीशिया से आया है। और मैग्नीशिया वर्ड किससे आया है? मैग्नीशिया एक जगह का नाम है जिसके अंदर क्या पाया गया था? इट्स अ प्लेस। डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट। व्हाट इज दैट जल्दी बताओ? इट्स अ प्लेस। ये जगह है कोई ज्योग्राफी पे। और वहां पे क्या पाया गया था? मैग्नेटिक ओर। और मैग्नेटिक ओर से ही क्या निकाला गया बताइए? यहाँ से हमने एक्सट्रैक्ट किसको किया जल्दी बताइए? मैग्नेट को। किसको किया जल्दी बताइए? मैग्नेट को। बट बाय चांस
वी ऑलवेज कंसिडर्ड कि मैग्नेट एक अट्रैक्टिंग बिहेवियर रखता है। कैसा बिहेवियर रखता है? अट्रैक्टिंग। लोहे को लेके आओ, खींच लेगा अपनी तरफ, क्योंकि बचपन से ऐसे ही देखते ही आए हैं। एक चुंबक को दूसरे चुंबक से चिपका दो। एक लोहे को दूसरे लोहे से चिपकाने के लिए मैग्नेट की आवश्यकता होती है। इट ऑलवेज हैव कैपेसिटी। तो दिमाग में मेरे बैठा हुआ है कि व्हाटएवर नेचुरली और आर्टिफिशियली अकरिंग, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, आर्टिफिशियली कैसे बनता है। एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस जिसके पास कैपेसिटी है आयरन को अट्रैक्ट करने की, हम उसको क्या कह देते थे बचपन से? मैग्नेट। बट सच है कि जरूरी नहीं है कि वो आयरन को अट्रैक्ट करे। एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, आयरन सबको क्या कर सकता है? अट्रैक्ट कर सकता है। फिर हमने सोचा कि ये मैग्नेटिक प्रकृति आ कहां से रही है, क्यों आ रही है? द लॉजिक वाज व्हाट, जल्दी बताइए। नंबर ऑफ व्हाट, जल्दी बताइए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दैट इन द केमिस्ट्री। चलिए थोड़ा डिटेलिंग पे चलते हैं। आयरन के बारे में थोड़ा सुनना। आयरन का 26 होता है एटॉमिक नंबर। कॉन्फ़िगरेशन लिखिए इसका। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। याद आ रहा है? 4s2, 3d6। This was 3d6। This was the configuration of what, जल्दी बताइए? आयरन। ये एटलीस्ट 11th में इतना तो सारे बच्चे को आता ही होगा मोटे तौर पर। अब डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बोलो यार? जिन्हें नहीं आता बता देता हूँ। 5 डब्बे होते हैं। कितने डब्बे होते हैं? 5। और इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 6। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 6। और कितने, जल्दी बताओ ये? 6। तो पहले एक एक भरो। वुंस मल्टीप्लिसिटी रूल। पहले एक एक भरेंगे, फिर क्या करेंगे? एक। तो बताओ, ये पेयर है क्या? ये पेयर्ड है क्या? ये पेयर्ड है क्या? ये पेयर्ड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेयर्ड? पेयर्ड का मतलब क्या हुआ बोलो सब कोई? पेयर्ड का मतलब होता है जिसके पास दो दो हों। इन सबके पास दो है क्या? नहीं, एक एक है। तो कितने अनपेयर्ड है इसके बोलो? कितने अनपेयर्ड हैं? 4। अब आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, यू हैव टू पुट द वैल्यू। कितना हो जाएगा बोलो यहाँ से? 4। और वो कितना हो जाएगा बताओ? 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा बोलो? इट कम्स टू बी 4 इंटू 6 आ जाएगा क्या? √124। लगभग ये आ जाता है 4.83। 4 पॉइंट क्या चीज? 83। और इसका यूनिट होता है बीएम। क्या होता है यूनिट इसका? बीएम। इसे कहते हैं बोर मैग्नेटन। क्या कहते हैं इसको? बोर मैग्नेटन। बोर मैग्नेटन। आगे चल के ये सारा हम लोग पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में भी आएगा, फिजिक्स में भी आएगा। तो ये एक डेटा है जो इंडिकेट करता है कि आपका मैग्नेटिक सब्सटेंस कितना स्ट्रांग है। और आयरन का बोर मैग्नेटन मतलब उसका मैग्नेटिक मोमेंट। इसे कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट। सारे बच्चे बोलेंगे प्लीज। मैग्नेटिक मोमेंट। और मैग्नेटिक मोमेंट आयरन का कितना निकल के आया बोलो? 4.83। एक अच्छा खासा डेटा है। इस कारण से आयरन एक मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर। तो क्या भैया आयरन ही मैग्नेटिक बिहेवियर अच्छा शो कर सकता है? ऐसा नेसेसरी थोड़ी है। सोचिए तो सही, कोई ऐसा भी एलिमेंट होगा ना जिसके पास 5 अनपेयर्ड हो सकते हैं। मैग्नीज। बोलो हाँ या नहीं? तो मैग्नीज भी आपका एक एग्जांपल किसका, जल्दी बताओ? मैग्नेटिक सब्सटेंस का। तो उसके तो और ज्यादा हो जाएंगे। 5 रखो और 5 प्लस 2 करो 35। 5 से भी वो जाएगा, बोलो हाँ या नहीं? आ जाएगा ना? 5.9 के अप्रॉक्स आता है वो। तो समझ में आ रही बातें? इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बिहेवियर मैग्नीज के अंदर आ जाता है। वो डिपेंड करता है क्या चीज पे, जल्दी बोलो सारे बच्चे? नंबर ऑफ किस पे, जल्दी बताइए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम करते हैं, उससे हम निकालते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। और मैग्नेटिक मोमेंट इस फॉर्मूला से आता है जो बताता है आपका सब्सटेंस कैसा है, मैग्नेटिक नेचर का है। कैसे नेचर का है? मैग्नेटिक। बट फिर से मैं बोलूंगा, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? अट्रैक्ट। बट ध्यान रखना, मैग्नेट हैज टू नेचर। मैग्नेट हैज टू नेचर। एक तो आप बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं अट्रैक्टिव नेचर का। कैसे नेचर का? अट्रैक्टिव नेचर का। वेल एंड गुड। बट साइमल्टेनियसली इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ डायरेक्टिव नेचर। कौन सा नेचर? डायरेक्टिव नेचर। तो भैया रिपल्सिव बोल देते हैं? ना 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 ना। रिपल्सिव एंड डायरेक्टिव हैज टू डिफरेंट थिंग्स। डायरेक्टिव का मतलब हुआ मुझे धक्का लगाना है तो इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में धक्का लगाना। रिपल्सन का मतलब हुआ स्ट्रेट लाइन पे भागना इधर उधर। सेंट्रल फोर्सेस याद करो। रिपल्सन इसको कहते हैं। ये क्या हुआ? रिपल्सन। एकदम उसी लाइन पे चल रहा है। ठीक है। अट्रैक्शन इसी लाइन पर। डायरेक्टिव
रिपेल किया, रिपेल किया, देखा है? नॉर्थ पोल कुछ इधर ही उधर भाग जाएगा, ऐसे ऊपर उठ जाएगा, नीचे चला जाएगा, इधर भाग जाएगा इधर। तो डायरेक्टिव मतलब चारों तरफ में से किसी भी डायरेक्शन में जा। तो इसीलिए इसको कहते हैं ये अट्रैक्टिव नेचर का भी है और कैसे नेचर का भी है? डायरेक्टिव नेचर का भी है। तो अभी जिसके बारे में आप बचपन से पढ़ रहे थे, संयोग की बात है वो कौन से नेचर के अंदर फॉल कर रहा था? अट्रैक्टिव नेचर के अंदर। कौन से नेचर के अंदर? अट्रैक्टिव। बट इट इज पॉसिबल वो क्या हो सकता है? डायरेक्टिव नेचर का। तो अट्रैक्टिव नेचर वाले सब्सटेंस या मैग्नेटिक मटेरियल को फिजिक्स या केमिस्ट्री में एक स्पेशल दर्जा और नेम दिया गया। और वो नेम क्या था? जो अट्रैक्ट कर रहे थे उसे हम लोग कह रहे थे पारामैग्नेटिक। क्या कह रहे थे बोलो? पारामैग्नेटिक। मतलब अब मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं, क्या अपने निकल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? आंसर इज यस है। कोबाल्ट के पास है? हाँ है। आयरन के पास है? हाँ है। मैग्नीज के पास है? हाँ है। एल्यूमिनियम के पास है? हाँ है। जिनके पास अट्रैक्टिव अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मैग्नेटिक नेचर या फिर मैग्नेट्स को अपनी तरफ खींचते हैं या मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और जो चीज मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है उसे क्या कह देते हैं? पारामैग्नेट। क्या कह देते हैं? तो मैग्नेट का जो अट्रैक्टिव नेचर वो बचपन से आपने देखा है, बट शायद ही संयोग ने मैग्नेट का डायरेक्टिव या रिपल्सिव नेचर देखा हो। हाँ या ना? आपने रिपल्सिव नेचर जल्दी मैग्नेट का देखा नहीं है, बट मैग्नेट कैसा नेचर होता है? रिपल्सिव बिहेवियर भी शो करे। अब क्यों करेगा? तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक और बेसिक मीनिंग क्या अट्रैक्टिव समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलिए सारे बच्चे एक बार रेकर करेंगे। मैग्नेट टर्म कहाँ से आया है? मैग्नीशिया। मैग्नीशिया क्या चीज का जगह किसका नाम है जल्दी बताओ? एक प्लेस है, जगह है। यहाँ पे क्या पाया गया था? उससे एक्सट्रैक्ट करके आप क्या निकाल सकते हैं? मैग्नेट। आया समझ में? मैग्नेट को बचपन से क्या माना गया है? एक ऐसा चीज जो आयरन को क्या कर ले, जो आयरन को अट्रैक्ट करे वो क्या कहलाएगा? मैग्नेट कहलाएगा। कोई दिक्कत यहाँ से? क्या मैग्नेट केवल और केवल दुनिया में नेचुरली पाया गया है, आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं? आर्टिफिशियली बना सकते हैं। एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द आर्टिफिशियल मैग्नेट्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इसीलिए नेक्स्ट चैप्टर हमारा आने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसलिए जितने भी क्रेन्स होते हैं, क्रेन्स को आपने देखा होगा, क्रेन्स जब स्क्रैप मटेरियल्स को उठाता है, स्क्रैप मटेरियल्स का मतलब बताते हैं, जैसे कूड़े कचरे का बहुत बड़ा बड़ा ढेर लगा रहता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर, जहां पे ज्यादा अमाउंट में कचरा बन रहा है। अब सोचिए, गाड़ी जब आपकी यूज हो जाए, सोचो तो सही, जो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जब ये पूरी तरीके से खप जाती है तो इनका वेस्ट बचता है ना, इनका ढांचा और भी कितना हैवी, समझ रहे हो ना? तो करते क्या है? तो स्क्रैपिंग का एक प्रोसेस होता है जहां पे हम गाड़ियों को पिचका के फिर से उसको रिमोल्डिंग करके लिए अलग से उसका लोहा तैयार करते हैं, मेटल तैयार करते हैं और फिर से यूज में लाते हैं उसको। उसको स्क्रैपिंग मटेरियल्स कहा जाता है। अब ह्यूमंस के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि आप ट्रक के किसी भी बड़े भारी सब्सटेंस को उठा के सॉल्व खींच रहे हैं, अनयूजुअल होगा। तो हम क्रेन्स लाते हैं। अब क्रेन्स क्या करता है? जहां स्क्रैपिंग प्रोसेस होता है, जहां पे हम गाड़ियों को ब्रेक करके उसे तोड़ मरोड़ करते हैं, उसके पार्ट पुर्जा को अलग करते हैं, तो वहां पे क्रेन्स आप देखते हुए एक स्पेशल कैटेगरी का क्रेन आता है। वो क्रेन जाएगा, वो स्क्रैपिंग मटेरियल के पास आएगा, वहां से ड्राइवर एक स्विच दबाएगा और सारा का सारा मटेरियल चिपक जाएगा उसके अंदर, फिर उठाएगा उसको, दूसरी जगह जाके वो बटन ऑफ करता है, वो रिलीज हो जाता है, ढंग से गिरता है नीचे। व्हाट इज दैट? दिस इज द टेम्पररी मैग्नेट। और ये इंसानों ने अपने ताकत से बनाया, एंड दैट इज बेसिकली द आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। इसीलिए वो कैटेगरी नंबर 2 है। आर्टिफिशियल मैग्नेट, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक ना? उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स अपने ताकत के अनुसार, मतलब आप अपने जितना सप्लाई ऑफ करंट है, या वो आपके वॉलंटियर चॉइस पे कंट्रोल है कि मैग्नेटिक बिहेवियर कितनी ताकत आप बढ़ा सकते हो। नेचुरल मैग्नेट तो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा मैग्नेटिक बिहेवियर। तुम चुंबक को यूज करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, मैग्नेटिक बिहेवियर खो देता है वो एक टाइम पर। बट ये अपने पे डिपेंडेंसी नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि आपको कितना तगड़ा मैग्नेट बनाना है। और ये टेम्पररी बेसिस का होता है, अभी मैग्नेट बनेगा खुद के कुछ ही देर के बाद मैग्नेटिक बिहेवियर खो देगा, बट इसके अंदर रिटेन रहा नेचुरली। तो अभी हम नेचुरली के बारे में बात कर रहे हैं, और उसके अंदर हम लोग अट्रैक्टिव नेचर है और अट्रैक्टिव नेचर रीजन होता है। समझ में आया? तो चलिए सारे बच्चे देख लेना। नेचुरली और क्या चीज बताइए? आर्टिफिशियली। फिर से बोलना, केवल आयरन ही है जो अट्रैक्ट हो सकता है क्या? वो हर एक एलिमेंट के पास कैपेसिटी है अट्रैक्ट होने की, जिसके पास क्या हो? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट डज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंडिकेट्स? वो बताता है कि आपको मैग्नेटिक मोमेंट पता करना है। क्या पता करना है? मैग्नेटिक मोमेंट। द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज म्यू इज इक्वल्स टू रूट अंडर एन इनटू एन प्लस 2। व्हाट इज एन?
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि आयरन में कितने अनपेयर्ड्स थे? 4। कितने अनपेयर्ड थे? 4। तो पुट किया, लगभग कितना निकला? 4.83। व्हाट इज द यूनिट? bm. bm stands for बोर मैग्नेटन and this is called as a मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या होता है? बोर मैग्नेटन। क्लियर है यहाँ से? तो ये हो गया। अब भैया थोड़ा डायरेक्टिव नेचर के बारे में बात कर लो। तो एक काम करते हैं, हम लोग मैग्नेट्स के बारे में बेसिक इंट्रो करते हैं, फिर धीरे धीरे करके इंटर करेंगे। चैप्टर बहुत शानदार है, बट याद रखना कतई कैलकुलेटिव चैप्टर है, खतरनाक। इसमें कैलकुलेशंस और न्यूमेरिकल्स फ्लो होते हैं, ठीक ना? जितना कैलकुलेट करोगे चैप्टर उतना स्ट्रांग होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट कि इससे सवाल 2-3 तो एकदम फिक्स है, आना ही है। कोई नहीं रोक सकता किसी भी एग्जामिनेशन में, एकदम गारंटीड आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक डालो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और लिखिए टॉपिक मैग्नेट। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड टॉपिक डालिएगा मैग्नेट। करें? चलो लिखिएगा। मैग्नेट्स आर, राइट डाउन, मैग्नेट्स आर, मैग्नेट्स आर naturally occurring, magnets are naturally occurring, magnets are naturally occurring and artificially made. Magnets are naturally occurring, OCCURING, occurring and artificially made, and artificially made, and artificially made substance, 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 which has, which has, which has directive and repulsive property, which has directive and repulsive property, which has directive and repulsive property, directive and repulsive property, which has directive and repulsive property, directive and repulsive property, sorry, directive and, sorry for that, not repulsive, attractive, directive and attractive property, which has directive and attractive property, which has directive and attractive property, which has directive and attractive property, not repulsive, डायरेक्टिव में ही रिपल्सिव आ जाता है। डायरेक्टिव एंड कौन सा लिख है? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। लिख लिया यहां से, कोई दिक्कत यहां से? फुल स्टॉप डालिएगा, पॉइंट वाइज लिखिएगा। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट वाइज लिखिएगा। पॉइंट नंबर 1, राइट ऑन द पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 सेज, लिखिएगा, द वर्ड मैग्नेट इज डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मैग्नीशिया। द वर्ड मैग्नेट इज डेराइव्ड, द वर्ड मैग्नेट इज डेराइव्ड from the word magnesia, from the word magnesia. Here is the spelling, from the word magnesia. अगर इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन आप जानना चाहोगे, पीस एक जगह है, वहां के आइलैंड का नाम है ये, सा आइलैंड इन ग्रीस। लिख लो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, सा आइलैंड इन ग्रीस। आप कई बार सुने हो ना अपने बायोलॉजी में, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। तो ग्रीक तो वर्ड है ना, वो आया है ग्रीस जगह से, तो ग्रीक वर्ड से ही ग्रीस उस जगह का नाम है। और उसके अंदर एक आइलैंड है, आइलैंड इस चारों तरफ से घिरा हुआ पानी से, उसका नाम क्या था? मैग्नीशिया। और उस मैग्नीशिया जगह के अंदर क्या पाया गया? मैग्नेटिक ओर, और उससे क्या बना? मैग्नेट। समझ में आ रही बात? तो लिखिएगा, क्या बोले, लिखे क्या लिखे है? द वर्ड मैग्नेट इज डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड, क्या जल्दी बताइए? मैग्नीशिया, आइलैंड इन ग्रीस, वेयर, 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 वेयर the magnetic ore was discovered,
where the magnetic ore was discovered, where the magnetic ore, O-R-E, ore, not core, magnetic ore was discovered, where the magnetic ore was discovered, magnetic ore was discovered, full stop डालिए. ये सब information just you have to know that ना कि कहाँ से है, क्या पढ़ रहे हैं, कुछ तो हिस्ट्री सिविक्स जाननी चाहिए. थर्ड पॉइंट लिखिएगा, थर्ड पॉइंट लिखिएगा, थर्ड पॉइंट लिखिएगा, नहीं थर्ड पॉइंट, पॉइंट नंबर 3 लिखिएगा. मैग्नेट लिखा, फर्स्ट पॉइंट लिखा, सेकंड पॉइंट लिखा, पॉइंट नंबर 3 लिखिएगा. The attractive property of magnet, 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 the attractive property of magnet is due to, the attractive property of magnet is due to, magnet is due to, attractive property of magnet is due to, due to, due to unpaired electrons, due to unpaired electrons, unpaired electrons present in its element, unpaired electron present in its element, unpaired electron present in its element. 10 बजे आइएगा तो 10 बजे आज ही 10 बजे आइएगा आज. जी, present of unpaired electrons लिखा सबने. The attractive property of magnet is due to unpaired electron present in its element. लिखा यहाँ से. थर्ड लिखिएगा, थर्ड लिखिएगा, सॉरी फोर्थ. हाँ, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लिखिएगा. कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लिखिएगा. म्यू इज इक्वल्स टू, म्यू इज इक्वल्स टू रूट अंडर n into n plus 2, mu is equals to root under n into n plus 2, mu is equals to root under n into n plus 2, mu is equals to root under n into n plus 2, n into n plus 2. लिखा यहां से. n का वैल्यू क्या है बोलो. n is equals to लिखिएगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, n is equals to number of unpaired electrons, n is equals to number of unpaired electrons, unpaired electrons, unpaired electrons. म्यू हम कहते किसको है बोलो. लिखिएगा म्यू इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक मोमेंट. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, व्हाट इज द फुल फॉर्म, बोर मैग्नेटन. लिखो.
इज इट ओके? हो गया सभी का? नाउ लिखिएगा नेक्स्ट। आ गया सभी को? एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखिएगा प्लीज। इट्स एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, आयरन, मैग्नीज, aluminium, nickel, cobalt, iron, manganese. These are the example. चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। लिख लिया सबने? अब लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। कितना हो गया जल्दी बताओ? 3 या 4? 3 हो गया। चलिए जो भी पॉइंट है लिखिए नेक्स्ट। द डायरेक्टिव नेचर ऑफ मैग्नेट इज ड्यू टू, 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 is due to, is due to zero unpaired electrons, is due to zero unpaired electrons, zero unpaired electrons, unpaired electrons, is due to zero paired electrons. That is ऐसे करके लिख लेना, mu is equals to 0, that is mu is equals to 0, that is mu is equals to 0. क्यों mu 0 होगा सोच के बताओ? mu क्या है जल्दी बताओ? मैग्नेटिक मोमेंट। अब n का वैल्यू मैंने कह दिया नंबर ऑफ जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ना, तो n का वैल्यू कितना हो गया? 0। म्यू का फॉर्मूला क्या कहता है बोलो? रूट अंडर n इंटू एन प्लस टू, दैट इज इक्वल टू 0 इंटू 0 प्लस 2। तो 0 इंटू 2 हो जाएगा क्या? व्हाट इज दैट? 0। व्हाट इज द आंसर? आया समझ में? तो मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं आता, रादर ये रिपेल करता है, ये रिपल्सिव नेचर का होता है। आया समझ में? इसके कुछ एग्जांपल्स लिख लो रादर, इसके एग्जांपल्स लिख लेंगे सभी कोई। लिखिएगा। द एग्जाम्पल इज द बेस्ट एग्जाम्पल जो आसपास आपके है वो है आपका वाटर, बिस्मथ, हीलियम गैस। These are the element जो कि क्या होता है? रिपल्सिव नेचर का होता है, डायरेक्टिव नेचर का होता है। लिखिएगा। एंड वन ऑफ द गुड एग्जांपल इज ग्रेफाइट, एटसेट्रा। वाटर, बिस्मथ, हीलियम, ग्रेफाइट, these are basically what? repulsive in nature. हाँ, बिस्मथ का नाम नहीं सुना है? Bi, you haven't heard the element name Bi? कहीं नहीं सुना बिस्मथ? कहीं पे तो था। कौन सा एलिमेंट में आता बताओ? कौन से ग्रुप में आता है ये? चलिए आज सर करके आइएगा भाई, बिस्मथ कहाँ पे है? बेरिलियम सुना है ना? बिस्मथ भी सुना ही होगा यार। वो पोयम याद करो, पता चल जाएगा कहाँ पे है। सर्च इट भाई, एलिमेंट है ये बिस्मथ, ट्राई कीजिएगा। चलो बोलना ये क्या है? हीलियम गैस। ये सब के सब क्या होता है? रिपल्सिव नेचर। अच्छा, उसे क्या कहते थे हम लोग? बोलो।
पैरामैग्नेटिक। क्या कहते थे? इसे क्या कहते हैं? इसके ब्रैकेट में लिखना है ऐसे करके, डायामैग्नेटिक। क्या लिख लोगे जल्दी बताओ? डायामैग्नेटिक। ये सब डायामैग्नेटिक कहलाता है और वो क्या कहलाता है? पैरामैग्नेटिक। चलिए, हो गया क्या? अब आइए समझते हैं। लुक हियर। टॉपिक है हमारा, सारे बच्चे ध्यान देंगे। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो लिखो मूविंग चार्जेस कैसे जनरेट होता है। सुनो, लुक हियर, सारे बच्चे ध्यान देना। अभी अभी आपने दैट इज कॉल्ड एज अ करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ा? नॉट हियर, सारे बच्चे ध्यान देना। मैंने एक सर्किट को बनाया। इसकी बेसिक इंट्रो समझना। आपने यहाँ पे एक सर्किट बनाया। सर्किट अभी फिर से बोल रहा हूँ, डायरेक्ट करंट का सर्किट है। कौन से करंट का सर्किट है? डायरेक्ट डीसी करंट है ये, या डीसी सोर्स है। और यहां पे आपने एक मैग्नेटिक निडल को रख दिया। किसको रख दिया जल्दी बताओ? मैग्नेटिक निडल। ओके, जैसे मैग्नेटिक निडल को आपने रखा, ये फराडेज एक्सपेरिमेंट था, सुनना अच्छे से। तो यहां से करंट फ्लो किया, सुनना अच्छे से, प्लस से निकला और किसमें एंटर किया? माइनस। तो अगर ये करंट का फ्लो था, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन चलेगा जल्दी बोलो? द इलेक्ट्रॉन विल फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन, हाँ या ना? तो करंट ऐसे, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन, इट विल गोइंग टू सफर अ डिफ्लेक्शन। इसके अंदर आएगा डिफ्लेक्शन। तो सवाल खड़ा हुआ, यहां तक तो सारी बातें सही थी, करंट फ्लो हो रहा है, इसके अंदर डिफ्लेक्शन क्यों जनरेट हो रहा है? इसमें ऐसा क्या देखा जा रहा है? ये सब तो समझ में आ रहा है, ये क्यों डिफ्लेक्ट कर रहा है मैग्नेटिक निडल? और यही सवाल सबसे पहले फराडे ने देखा और मैक्सवेल के एक्सपेरिमेंट में भी आया था। तो इसको एक सवाल खड़ा हुआ कि भाई, हाउ डज इट इज पॉसिबल कि यहां पे एक मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट कर रहा है? मतलब ये सीधा बात है, इसके आस पास कुछ ना कुछ तो ऐसा है
जो मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट करने के लिए मजबूर कर रहा है। और मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट तभी कर सकता है ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ, जल्दी बताइए, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा फील्ड, जल्दी बताइए? एंड दैट इज द बी वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड नहीं शांत रह सकते। ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ कौन सा फील्ड, जल्दी बताइए? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में डिफ्लेक्शन होगा। भाई यहाँ पे आपने वोल्टमीटर नहीं लगाया है, आपने ऐसा क्या देख लिया, यहाँ जनरेट हो गया मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे ऐसा क्या हो गया जो यहाँ पे ये डिफ्लेक्ट करने लगा, मतलब कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट था। तो ये सवाल खड़ा हुआ, ये कैसे हो गया? तो फिर दिमाग लगाया गया, इसके अंदर कोई ना कोई एक चार्ज का फ्लो है, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। कन्वेक्शनल करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट होता है। अगर इलेक्ट्रॉन करंट आपका क्लॉकवाइज चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो एंटी क्लॉक, और वो जनरेट कर रहा है ना कोई मैग्नेटिक फील्ड को। तो इस बात को सोचने के लिए तो उसके बारे में बात किया गया, तो कौन सा फील्ड था? मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट तभी करेगा तब कौन सा फील्ड आएगा? मैग्नेटिक फील्ड आएगा। उसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया कौन से वेक्टर से, जल्दी बताइए? बी वेक्टर से जनरेट किया। तो सवाल खड़ा हुआ, ये बी वेक्टर तो ठीक है आप ले आए, अब सवाल हुआ कि ठीक है मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, अब कितना प्रेजेंट है, कितना नहीं प्रेजेंट है, या फिर कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, उसको कैसे पता करें? क्योंकि जब इस निडल को नजदीक लेके आए तो डिफ्लेक्शन ज्यादा था, दूर लेके गए तो डिफ्लेक्शन कम था। तो मेरे अंदर या फिर कौन साइंटिस्ट के अंदर एक क्यूरियोसिटी आई कि यहाँ पे ये पता करो कि मैग्नेटिक फील्ड तो है, पर ये कितना अमाउंट में है, इसको पता करके लो। तो डिफरेंट साइंटिस्ट के बीच में ये चर्चा चल रही थी, तभी एक साइंटिस्ट है एंड दैट साइंटिस्ट वाज का नेम था बायोट सवर्ट्स लॉ। एक लॉ आया इस साइंटिस्ट के नेम पे जिसने मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन स्टार्ट कर दिया। किसका कैलकुलेशन स्टार्ट किया? मैग्नेटिक फील्ड का। एंड इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, ध्यान देंगे सारे बच्चे। पहले मैं इसका एक्सप्रेशन ही लिख के आपको दिखा देना चाहता हूँ, ठीक? व्हाट वाज दैट लॉ? इन्होंने कहा मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, सारे बच्चे ध्यान देना, बोला कि देखो भाई एक वायर है, वायर में करंट ऊपर फ्लो करा दो, करा दिया, इसका एक सेक्शन लो और इसके अंदर ध्यान देना सब कोई, करंट किधर जा रहा है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे? नीचे से ऊपर। तो इसकी इसी के करंट के डायरेक्शन में एक डीएल वेक्टर बना दो। कौन सा वेक्टर बना दो? डीएल वेक्टर। आई और डीएल को अगर आपने बना दिया, ये जो डायरेक्शन बनाया इसको हम लोग कहते हैं करंट एलिमेंट। क्या कहते हैं बोलो? करंट एलिमेंट, ठीक है। और मुझे कैलकुलेट क्या करना है, सुनना अच्छे से, मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस पता चल चुका है, मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। हम वैल्यू निकाल रहे हैं कितने अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है। तो बोला कि इन्होंने स्पेस में कोई भी एक पॉइंट आप कंसीडर कर लो, मान लो कोई पॉइंट, और उस मैग्नेटिक एलिमेंट जो हमने कंसीडर किया है उससे आप एक डायरेक्शन लेके एक पोजीशन वेक्टर बनाओ, कितने दूरी पे वो पॉइंट है। तो मैंने एक पोजीशन वेक्टर बनाया, कौन सा वेक्टर? आर वेक्टर। और डीएल वेक्टर जो है, मेरे करंट जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, तो मैंने डीएल वेक्टर को उधर लिया और उसको कौन सा एलिमेंट कह दिया? करंट एलिमेंट, ठीक है। फिर बोला क्या, डीएल वेक्टर और आर के बीच में एक एंगल लो ऐसे कि डीएल से आर की तरफ एंगल हो, ना कि आर से डीएल की तरफ। किधर से किधर एंगल लेना? डीएल से आर की तरफ, और एक एंगल ले लो थीटा। क्या ले लो? एंगल थीटा। बोला जो भी, अब सुनना सारे बच्चे, अभी मैंने पढ़ाया आपको, करंट के प्रेजेंस में मैग्नेटिक फील्ड रिफ्लेक्ट हो रहा था, रिफ्लेक्ट हो रहा था, वो इंडिकेशन था कि कौन सा फील्ड प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। बट अब हमको पता करना है कितने अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, वो कैलकुलेट करके लाना है, इसका वैल्यू लाना है, दैट इज डीबी का वैल्यू लाना है। डीबी क्यों? भैया एक छोटे से एलिमेंट के कारण छोटा सा ही मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अगर जिस बच्चे को डी का मीनिंग नहीं पता है बता देता हूँ। E stands for elemental thing, elemental quantity of anything। मतलब मान के चलो तुमने D लगाया L के साथ, तुमने लिंक का बहुत छोटा सा हिस्सा लिया है। तुमने D लगाया V के साथ, मतलब वेलोसिटी का बहुत छोटा सा हिस्सा लिया है। तुमने D लगाया B के साथ,
मैग्नेटिक फील्ड का तुमने बहुत छोटा सा हिस्सा लिया है, उसे कहते हैं एलिमेंटल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बोलो सारे बच्चे, एलिमेंटल वैल्यू ऑफ कौन सा फील्ड जल्दी बताइए? मैग्नेटिक फील्ड। और अच्छे से कहें तो उसके पीछे लगा दो टर्म इंटेंसिटी। क्या लगा दो? टर्म इंटेंसिटी। क्योंकि कैलकुलेशन इंटेंसिटी का होता है, मैग्नेटिक फील्ड तो एक क्वांटिटी है बस। जैसे मैं कहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम कैलकुलेट करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। याद कीजिए फॉर्मूला क्या था? बोलो इज इक्वल टू के क्यू बाई क्या चीज? आर स्क्वायर। ये थे ना, दिस वाज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो स्पेस था जहां पे चार्जेस का अट्रैक्शन और रिपल्सन हो रहा था। ये पूरा का पूरा सेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड कहला सकता है। अगर इसमें इतनी मोटी मोटी वायर्स दौड़ा दी जाए या चार्जेस पूरा का पूरा सिस्टम ही चार्ज कर दिया जाए, मान के चलो यहाँ पे पूरे के पूरे चार्जेस फैला दिए जाए वॉल पर, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। फिर जिसके मदद से आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर या फिर एफ बाई क्यू। याद आ रहा है वो? एफ बाई क्या चीज? क्यू। उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड वो स्पेस है। मैग्नेटिक कैलकुलेट करने के लिए आप जिस क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं उसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने का, एंड दैट लॉ वाज कॉल्ड एज अ बायोट-सावर्ट्स लॉ। कंप्लीट थ्योरेटिकल अभी बताऊंगा और अच्छे समझिएगा, धीरे धीरे इसको इंप्लीमेंट करना सीखेंगे हम लोग। तो इन्होंने कहा क्या, इस छोटे से एलिमेंट के कारण एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। मैंने दो तीन बातें कही, वो लॉ है तो आपको समझना भी पड़ेगा। कहा क्या, डीबी जो होता है मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू डीएल। अब ये आई इंटू डीएल क्या होता है भैया बताइए? आई इंटू डीएल को हम लोग कहते हैं करंट एलिमेंट। क्या कहते हैं बोलो? करंट एलिमेंट कहते हैं, ठीक ना? करंट को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या कहलाएगा? करंट एलिमेंट। टीबी इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा, ये जो एंगल लिया, साइन का भी मीनिंग बताऊंगा। साइन ही क्यों लिया? हमने कॉस भी ले सकते थे, टैन भी ले सकते थे, सेक कॉसेक सब चलता। अब साइन क्यों लिया? अभी लॉजिक समझेंगे उसको। टीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। आर इज दैट डिस्टेंस। जितना दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतना कमजोर पड़ता चला जाएगा। ये इंडिकेट करके इन्होंने बताया। साइन थीटा ये एंगल है डीएल और के बीच का। आईडीएल क्या है? करंट एलिमेंट है। ये क्या कहलाता है बोलो? करंट एलिमेंट, अभी बताया था। Is it okay? अब सबको मगज करके एक साथ लिखो, इन सबको मिला के लिख रहे हैं एक साथ। डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या क्या है ऊपर में बोलो? आई डीएल और क्या चीज? आई डीएल और क्या चीज जल्दी बताओ? साइन थीटा। वाई क्या लिखेंगे नीचे? आर स्क्वायर। नीचे या ऊपर? नीचे। हो जाएगा क्या? अब सारे बच्चे ध्यान देंगे। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट लाना पड़ेगा, एंड दैट कांस्टेंट वाज म्यू नॉट बाय 4 पाई। क्या बोलो सब कोई? म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू आई डीएल और क्या चीज नहीं बताइए? साइन थीटा बाय क्या चीज? आर स्क्वायर। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। इज इट ओके? तो ये म्यू नॉट बाय 4 पाई क्या है जल्दी बताइए? प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा ना, तो इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सवाल फिर से, नहीं तो भैया समझ रहे हैं कांस्टेंट है, म्यू नॉट अब क्या ले आए? जो कहते हैं म्यू नॉट, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ परमिएबिलिटी। बोलो सब कोई? ऑफ फ्री स्पेस। अब कौन सा स्पेस जल्दी बताइए? वहां पे क्या था बोलो सब कोई? परमिटिविटी। क्या था? और ये क्या है? परमिएबिलिटी। और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, अभी एक अच्छा सा रिजल्ट बता जैसे परमिएबिलिटी कहते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परमिएबिलिटी? द वैल्यू ऑफ परमिएबिलिटी इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7। सारे बच्चे बोलेंगे 4 पाई इंटू 10 टू द पावर ऑफ क्या चीज? -7। दिस इज द वैल्यू। तो ये कांस्टेंट का वैल्यू है और इसको परमिएबिलिटी कहा जाता है। परमिएबिलिटी है क्या समझाते हैं। चलो याद करो परमिटिविटी क्या था। परमिटिविटी था कि किसी भी मटेरियल मीडियम से कोई भी मटेरियल अपने अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करने के लिए अलाउ करता है, परमिट कर देता है, परमिशन देता है, उसे हम परमिटिविटी कह देते हैं। ठीक है, उसी तरीके से कोई मटेरियल अपने अंदर से कितने सारे मैग्नेटिक फील्ड को पास करने देता है उसे क्या कह देंगे? परमिएबिलिटी। सुनना, जैसे मान के चलो ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है, एक ना, एक टाइम के लिए अपने पुरानी बातें चलते हैं। एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास कराना है। तुम यहाँ पे लाते हो, तो तुम 20 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लेके आते हो। ये कंडक्टर बोलता है कि मैं अपने अंदर से केवल 10 को पास करने दूंगा।
तो इसकी परमिएबिलिटी 10 हो गई, ठीक है। ये कंडक्टर आता है, बोलता है मैं 18 को पास करने दूंगा, तो इसके अंदर से 18 लोग पास कर जाएंगे। तो बताओ परमिएबिलिटी किसकी ज्यादा, सॉरी परमिटिविटी किसकी ज्यादा, सॉरी फॉर दैट। इसकी परमिटिविटी ज्यादा, इसकी परमिटिविटी कम। अब वही चीज की परमिटिविटी को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड, परमिटिविटी की जगह परमिएबिलिटी, कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पास करेगा उसका क्या कहला जाएगा, वो permeability। आया समझ में? तो ये परमिएबिलिटी है, जिसकी परमिएबिलिटी ज्यादा उसका मैग्नेटिक नेचर भी ज्यादा, दैट्स इट। आया समझ में? तो अब बताओ यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला जनरेट हो गया है, एंड दैट फॉर्मूला वाज कॉल्ड एज द बायोट-सावर्ट्स लॉ। क्या फॉर्मूला बना, बोलो सबको एक बार फिर से, क्या फॉर्मूला है बोलो। Pb is equals to mu naught by 4 pi I dl sin theta by r square, ये फॉर्मूला बन के आया। अब इस फॉर्मूला में db is equals to mu naught I dl sin theta by क्या लिखा आपने, r square लिखा ना यहाँ पे। अब एक बात बताओ, एक काम कर सकते हैं क्या, मैथमेटिक्स ऐसा अलाउ करता है, r और r से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं क्या, बोलो यार। r और r से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, बोलिए आप लोग, आया ना। r और r से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, अगर कर दिए तो बताओ नीचे क्या हो जाएगा, r स्क्वायर इंटू आर क्यूब, तो क्या बन जाएगा बोलो, म्यू नॉट 4 पाई छोटा। तो बोलो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई, सारे बच्चे बोलो क्या लिखेंगे, आई डी एल इंटू आर, इसको हटा रहे हैं, इंटू क्या लिखेंगे बोलो, साइन थीटा बाय आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब, हो जाएगा क्या। अब एक बात बताना, ऊपर में 3 क्वांटिटीज लिखी है, एक करंट है, एक डीएल है, और एक क्या है, आर है। मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ, आई कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर, आई स्केलर है या वेक्टर है, स्केलर है। प्रोबेबली माना जाए टेंसर क्वांटिटी होती है, मतलब मच मोर स्केलर, ये मोटे तौर पे समझो, टेंसर वेंसर हटाओ। डीएल क्या है, क्लियर इंडिकेशन है भैया, वेक्टर है, वेक्टर साइन है। आर क्या है, वेक्टर ही है। तो डीएल और आर क्या हो गया, जल्दी बताओ, वेक्टर। ए है बी है, ऐसा मानो, डीएल को ए मानो, इसको मानो बी, और ये क्या है जल्दी बताओ, साइन थीटा। ए बी साइन थीटा कब आता है, ए बी साइन थीटा कब आता है, क्रॉस में या साइन, क्रॉस में या डॉट में, क्रॉस में आता है, ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा, ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा। तो बताओ क्या, अगर मैं इसको वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करना चाहूं, सारे बच्चे ध्यान देना, तो क्या मैं ऐसे करके इसको लिख सकता हूं, पी बी वेक्टर इज इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई एज इट इज छापिए, लिखा। आई को आई लिखिए, pl into a b sin theta, a b sin theta, this is a, this is b, this is sin theta, तो क्या लिखेंगे, a क्रॉस b, तो क्या लिखेंगे, dl क्रॉस क्या चीज, जल्दी बताओ, लिख देंगे क्या, अरे बोलो हाँ या नहीं। इसी को ब्रेक करेंगे, ओपन करेंगे, तो क्या बन जाएगा, ए बी साइन थीटा बन जाएगा ना, हाँ या नहीं, ये फॉर्मूला होता है इसका। अब इसको क्या लिख सकते हैं फर्दर, आर का मॉड लगा के क्या कर देंगे, क्यूब, एक ही बात है, ऐसे को वैसे लिखो, मैग्नीट्यूड का क्यूब है, हाँ या नहीं। एंड दिस इज कॉल्ड एज अ वेक्टर फॉर्म, कौन सा फॉर्म कहलाता है ये, कौन सा फॉर्म कहलाता है बोलो, वेक्टर फॉर्म। किसका जल्दी बताइए, यहाँ से बायोट सावर्ट्स लॉ का, कौन से लॉ का जल्दी बताइए, बायोट सावर्ट्स लॉ का। चलिए एक बार फिर से रेकर करेंगे, करंट फ्लो कर रहा था, बगल में क्या रखा बोलो, मैग्नेटिक रिले, मैग्नेटिक रिले में क्या आया जल्दी बताओ, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन किसके कारण आया, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण या मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड के कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण आया। इसको दूर और नजदीक ले गए तो मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्शन बढ़ रहा था, घट रहा था, बढ़ रहा था, घट रहा था। नाउ क्वेश्चन arises व्हाई इट इज गोइंग टू चेंज। तो इसका कैलकुलेशन लोगों ने स्टार्ट किया। कैलकुलेशन जब स्टार्ट किया, वो कौन से लॉ के अंदर फ्लो किया, जल्दी, बायोट सावर्ट्स लॉ के अंदर। बायोट सावर्ट्स लॉ क्या कह रहा था, जल्दी बोलो यहाँ से, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तीन क्वांटिटी था, अब सबको मतलब करके एक साथ लिख दिया, जो जो ऊपर है उसको ऊपर लिखो, नीचे है नीचे लिख दो। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, यहाँ पे कांस्टेंट लेके आएंगे, दैट कांस्टेंट वाज म्यू नॉट बाय क्या चीज, 4 पाई। म्यू नॉट वाज कॉल्ड एज परमिएबिलिटी, क्या कहलाता है, परमिएबिलिटी ऑफ कौन सा स्पेस, फ्री स्पेस। वहां पे परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम क्या रहते हैं, क्या फ्री स्पेस क्या रहते हैं। तो परमिटिविटी फील्ड के लिए
परमिएबिलिटी टर्म आता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। फॉर्मूला क्या आता है म्यू नॉट का बोलो? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7। वही हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे 4 पाई इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7। फर्दर मैंने आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। आर स्क्वायर इंटू आर आर क्यूब हो गया। इसको बस इसके साथ अरेंज करके लिख दिया डीएलआर साइन थीटा। ए बी साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी। आइए, ये कौन सा फॉर्म है जल्दी बताइए? वेक्टर फॉर्म। तो कई बार आपको एग्जामिनेशन में लिखने आ जाता है ऐसा। इज इट ओके फॉर दैट? कोई दिक्कत यहाँ से? चलिए सारे बच्चे मूविंग चार्जेस डालेंगे और टॉपिक डालेंगे बायोट सवर्ट्स लॉ। ये टॉपिक डालो, ये डायग्राम बनाओ और ये सब कॉपी करो। चलो।
लिख लिए? चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए इसके बारे में। हाँ, आ रहे हैं। चलिए लिखिएगा। हो गया सभी का? ठीक है, चल करें। इसको बेहतर समझने के लिए आपको कूलम्ब्स लॉ के पास जाना पड़ेगा। कूलम्ब्स लॉ इसके बारे में ज्यादा अच्छा आइडिया देगा। उससे अगर आप कंपैरिजन करोगे ना तो समझ में आएगा ये है क्या। देखो वहां पे शुरू किए थे, क्या एक्सप्रेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड का, याद करो, फोर्स का। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या एक्सप्रेशन था? एफ बाई क्यू इज इक्वल टू के क्यू बाई क्या चीज, जल्दी बताओ। ये एक्चुअली कूलम्ब्स लॉ से ही आया था। क्यू को ट्रांसफर कर दो, के क्यू क्यू बाई क्या हो जाएगा। तो देखना यहाँ पे बेसिकली क्या क्या है, पहले बात करते हैं चलो। तो लिखिएगा इसको। लिखा सबने? अगर हो गया हो तो बढ़े आगे। लिखिएगा।
कंपैरिजन ऑफ कुलम्स लॉ एंड बायोट-सवर्ट्स लॉ, वहां पे आपको सब कुछ क्लियर होता नजर आएगा। कंपैरिजन ऑफ कुलम्स लॉ एंड बायोट-सवर्ट्स लॉ, कंपैरिजन ऑफ कंपैरिजन ऑफ बीएस लॉ एंड कुलम्स लॉ, बीएसएल बायोट-सवर्ट्स लॉ, सीएल कुलम्स लॉ। बायोट-सवर्ट्स लॉ कौन सा लॉ जल्दी बताइए? कुलम्स लॉ। पहला, ये फर्स्ट, the force calculated in this law, the force calculated in this law, the force calculated in this law, due to magnetic field, due to magnetic field, due to magnetic field, due to magnetic field, depends on, depends on, depends on a vector quantity, depends on a vector quantity, depends on a vector quantity called as current element, depends on a vector quantity called as current element, depends on a vector quantity called as current element, called as current element। ब्रैकेट में लिख लेना IDL, वेक्टर लगा देना ऐसे करके, I इंटू DL और वेक्टर लगा देना प्लीज। वेयर एज हाँ इसी में कंटिन्यू करना है। वेयर एज फोर्स इन CL स्टैंड्स फॉर Coulomb's law, depends on scalar quantity, depends on scalar quantity, depends on scalar quantity Q, स्केलर क्वांटिटी Q इज अ Q किसके लिए यूज किया था? चार्ज, स्केलर क्वांटिटी Q, वेयर एज फोर्स ऑन CL डिपेंड्स ऑन स्केलर क्वांटिटी Q, और Q क्या है जल्दी बताइए? चार्ज। तो पहला डिफरेंस क्या समझ में आया? समझते भी चलेंगे साथ ही साथ। क्या डिफरेंस समझ में आया पहला? इसके एक्सप्रेशन में क्या आ रहा है बोलो सारे बच्चे? वहां से आप कंपेयर करोगे तो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इसके एक्सप्रेशन के अंदर आपने लिखा है म्यू नॉट बाय, जल्दी बोलो, 4 पाई आई इंटू, जल्दी बोलो, डीएल इंटू क्या चीज? आर बाय मॉड आर का क्या, जल्दी बताइए? क्यूब। सारे बच्चे बताना प्लीज, यहां पे डिपेंडेंसी किस पे? जल्दी बोलो, आईडीएल पे। और वहां पे फोर्स का एक्सप्रेशन में क्या था बोलो? के Q1 Q2 बाय। तो कहीं भी आपने देखा था कि कोई स्केलर का डिपेंडेंसी है इधर, वेक्टर का? नहीं, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। आया समझ में? सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, यहीं पे सबसे बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न है, लिखिएगा, लिखिएगा। Force is along the plane in which charge is present. Force is along the plane in which charge is present. Second point. Force is along the plane, is along the plane in which charge is present, in which charge is present, in which charge is present, in which charge is present in Coulomb's law, in Coulomb's law, in Coulomb's law, in Coulomb's law, COULOMB, Coulomb's law, in Coulomb's law, ठीक है? Whereas, whereas, whereas magnetic field is perpendicular to, whereas magnetic field is perpendicular to, whereas magnetic field is perpendicular to DL and R, magnetic field is perpendicular to DL and R, magnetic field is perpendicular to DL and R, magnetic field is perpendicular to DL and R. Look here, यहाँ पे सबसे बड़ा चेंजेस आपको नजर आएगा, DL and R, देखो सब कोई,
मान लो कि लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे एक इस तरीके से 2D प्लेन बनाया है, ये चार्जेस प्रेजेंट है Q1 और Q2, बोलो हाँ या नहीं। अब ये एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखे हुए, मान लो ये R डिस्टेंस पे रखे, कितने पे रखे हुए, ये इसको रिपेल करेगा F से, जो कि फॉर्मूला हो जाएगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। याद करो मैंने बताया था रिपल्सन रिडक्शन एलॉन्ग हो रहा है बिकॉज ये चार्जेस हैं, रिपल्सिंग टर्म का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे मैंने डायरेक्टिव टर्म का इस्तेमाल किया, फर्क बताता हूँ सुनो। ये रिपेल किया, इसी के एलॉन्ग किया। चैप्टर नंबर 1 में आपको ये इंट्रो कराया गया, ये फोर्स सेंट्रल नेचर का है। कैसे नेचर का है? सेंट्रल नेचर, जाइएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखा है ये कैसे नेचर का फोर्स है, सेंट्रल। सेंट्रल किसको कहते हैं? जहां पे अट्रैक्शन रिपल्सन उसी लाइन के अलोंग होता है जहां पे वो चार्जेस प्रेजेंट है। तो हाँ या ना? whenever the forces are collinear along the line joining the two charges is called as कौन सा फोर्स, जल्दी बताइए? सेंट्रल फोर्स। ये एक्चुअल डेफिनेशन, मतलब रिपल्सन उसी पे हो रहा है, उसी पे हो रहा है जिस पॉइंट पे प्रेजेंट है। अब आइए थोड़ा सा बायोट सवर्ट्स के बारे में समझते हैं। मान के चलो ये करंट फ्लो कर रहा है, ये क्या फ्लो कर रहा है? करंट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल, ठीक ना? और यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो आपने यहाँ पे लिया आर वेक्टर, यहाँ आपको यहाँ लिया आपने आर वेक्टर, और यहाँ पे डीएल है। इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना बच्चे, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा ऊपर, मतलब उस प्लेन के लॉन्ग नहीं आता, लगभग वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन आता है। कौन सा डिग्री? परपेंडिकुलर टू द प्लेन आएगा। परपेंडिकुलर मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री। जबकि मैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स इसी के लॉन्ग लाई कर रहा है, तो बोले भैया ये बता रहे हो, फील्ड बता रहे हैं, यही इलेक्ट्रिक फील्ड दे देता है फाइनली। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर ही होता है जिधर फोर्स का होता है, बोलो हाँ या नहीं? पॉजिटिव चार्ज के केस में हाँ या? तो बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा आपका? के क्यू बाय क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। तो ये भी बच्चे उधर ही होगा जिधर आपका फोर्स है, डजंट मैटर अ लॉट। कोई दिक्कत यहाँ से? ये वेक्टर फॉर्म लिखा है इसका, हाँ या ना? आर कैप लगा दो, वेक्टर फॉर्म आ जाएगा। आया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स तो उधर ही लाई कर रहे हैं ना भैया, जिधर आपका वो प्लेन लाई कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड में नेचर ही बदल चुका है। मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन का किधर निकल गया? परपेंडिकुलर निकल गया। और फिजिक्स का क्लियर डायरेक्शन है कि एक ऐसा क्वांटिटी जो तुमको परपेंडिकुलर टू द प्लेन चाहिए, वो कभी भी क्रॉस डॉट से नहीं आएगा, वो हमेशा कौन से प्रोडक्ट से आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट से। इसलिए तुम डीएल और आर के बीच में कौन सा प्रोडक्ट लगाए हो? क्रॉस। और क्रॉस को जब भी ओपन करोगे तो क्या आएगा? कौन सा साइन थीटा? साइन थीटा या कॉस थीटा? साइन थीटा। इसलिए कौन से टर्म का इस्तेमाल किया गया? बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन। आया समझ में? मैग्नेटिक फील्ड हमेशा किधर आएगा, जल्दी बोलो? डीएल और आर के परपेंडिकुलर, हमेशा क्या आएगा? परपेंडिकुलर। और जब कभी फिजिक्स का रूल होता है, देखिए बेसिक्स आपकी कमजोर है तो सुनने की भी आदत डालिए, नहीं आता तो सुनिए। आपने लैपटॉप प्राप्त किया है तो मैं क्या करूं उसके लिए, फिर भी बता रहा हूं तो सुनिए। डीएल और आर में साइन थीटा कैसे आया? ये इंडिकेशन है उस वेक्टर का जो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। प्लेन के क्या होता है? परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन को तुम निकालने जाओगे आंसर। तुमने एक्स वाई पे निकाला, वो जेड पे आएगा। एक्स जेड पे निकाला तो वाई पे आएगा, वाई जेड पे निकाला वो एक्स पे आएगा, सीधे परपेंडिकुलर आ जाएगा। और परपेंडिकुलर कोई भी चीज मात्र एक तरीका है फिजिक्स के अंदर अभी तक जितना आपने पढ़ा है, और दैट तरीका इज बेसिकली द क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? और क्रॉस प्रोडक्ट को खोलने के बाद कौन सा थीटा आता है? साइन थीटा। इसलिए वहां पे कौन सा टर्म का इस्तेमाल किया गया है? बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन। समझ में आया? इसलिए ना तो कॉस है ना तो सेक है, कॉसेक, इसीलिए कौन सा थीटा है? साइन थीटा। समझ में आया? इसलिए मैं बोला थोड़ा वेट करो, सारा आंसर मिलेगा आपको। गए यहाँ से? और ये डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वो बात की बात है, फिलहाल के लिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट का किसी को थंब रूल पता होगा ऐसे निकालते, बट थंब रूल का हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे पूरे चैप्टर में। आपको गारंटी दे रहा हूँ, कोई हाथ की टर्निंग नहीं है, बस आपके हाथ को रखना है कॉपी के अंदर और आंसर आ जाएगा। एक बार भी टर्न नहीं कराऊंगा हाथ को, वो बहुत पुराना रूल है, ऐसे घुमाओ ऐसे घुमाओ, वो सब बचपन वाला रूल है। आप बस पाम को ऐसे रखो, आंसर आपका खटखट खटखट निकलता है, बस राइट हैंड से, ठीक ना? इज इट ओके? आया समझ में? तो याद रखिएगा, आपको हमेशा क्या होता है, बोलो यार समझ में आया साइन थीटा क्यों यूज किया गया? बिकॉज हम कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्रॉस प्रोडक्ट का। इज इट ओके? तो अपने सोफिस्टिकेशन के लिए डायग्राम भी बना लो सेकेंड पॉइंट को क्लियर करने के लिए। चलिए बना लीजिए।
हाँ बोलिए क्या कोई दिक्कत? लास्ट वाले पंखा ठीक है अब गर्मी नहीं ना लग रहा? नहीं यार उस दिन कुछ एक काम में लगा उसके बाद ये सब कुछ सही कराना था और तुम्हारा पावर बैकअप सही करना और टीटी टीटी बीच में बंद जो होता था ना इरिटेशन होते रहता था उससे। चलो पढ़ो। ये कैसा फोर्स है जल्दी बताइए? सेंट्रल फोर्स कैसा फोर्स है? और ये क्या जल्दी बताइए? इसको ऑर्थोगोनल फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स कहते हैं? ऑर्थोगोनल कह सकते हैं इसको गणित के लैंग्वेज में। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर फोर्स। ये भी लिख सकते हो इजी करने के लिए। फोर्स है डालो हाँ परपेंडिकुलर फोर्स भी चलेगा डजंट मैटर। जल्दी कॉपी करो। आज तुम्हारी क्लासेस थोड़ा लेट तक चलेगी इसलिए चुपचाप बैठ के पढ़ाई कीजिए एक जरा नाकुर नुकुर नहीं करेगा जब पढ़ो बैठ के। मुझे लगता है यार एक दो बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम है नहीं बोलना चाहता हूँ भाई अभी नहीं चलाना है क्लास को रूल के अनुसार। तो कुछ बच्चे हमको डायरेक्शन दे रहे हैं कि फलाना क्लास चल रहा है। भाई आप हमें ही रूल पढ़ा रहे हैं बात तो समझिए भाई। 8 तारीख तक क्लास बंद रखना था तब भी मैंने ओपन ही रखा है मेजोरिटी में 3-4 को पूर्णतः छुट्टी किया हूँ। उसमें इतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए और अगर प्रेजेंट है तो है कहाँ फिर? घर पे बैठे हैं आज। क्लियरली बोला था 5 तारीख को आ जाना रेस्ट करने का टाइम दिया ना। छुट्टी छुट्टी आप ही डिमांड करते दे दिया छुट्टी पूर्णतः। मुझे भी पता है कि बच्चा दिमाग से फ्रेश रहेगा तभी पढ़ाई हो पाएगा। डेली दौड़ने से पढ़ाई थोड़ी हो जाता है। अब तो एक दो मुझे एक दो लोग बता रहे हैं फलाना क्लास 5 बजे से चल रहा है सुबह। हद सिचुएशन है यार। अब वो चला रहा है पता है अगर रेगुलेशन पे आ जाए ना डीएम का ऑर्डर है ना घुस के 50,000 1 लाख का फाइन मार देगा। सारी हो जाएगी हेकड़ी बाहर 2 मिनट में। तो इस कारण से चीजें आप रेगुलेट होके चलते हैं ना इधर इसलिए नहीं आता रोड नंबर 3 है। डायरेक्ट अगर दिखता ना तो कुछ ना कुछ इशू हो सकता है और कंप्लेन करे तो भी इशू है। क्लियर है सभी को बोलो। तो सारे बच्चे ध्यान रखना मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कौन से डायरेक्शन में आएगा? हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। टीएल आर जहां भी होगा उसके ठीक 90 डिग्री पर। चलिए कुछ मैं आपको ये बता देता हूँ एंड के लिए कर लेना। सब बताओ डीएल है आर है। डीएल है आर है। डीएल है आर है और मैग्नेटिक फील्ड निकला। मेरा हेल्प कीजिएगा इस चैप्टर में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा। बोला ना चैप्टर पूरा कैलकुलेटिव है। ये एक्स है ये वाई है तो ये क्या होगा? ये जेड है ये एक्स है तो समझ में आ रहा है? जो बच गया वो आंसर है। ये वाई है ये जेड है तो सेट। चाहो तो ये लिख लो अपनी ईज करने के लिए। तो याद रखना अगर एक्स और वाई है तो इसको बोलेंगे एक्स वाई प्लेन। एक्स जेड है तो एक्स जेड प्लेन। वाई जेड है तो वाई जेड प्लेन। तो हो जाएगा एक्स में। समझ में? राइट डाउन इट।
पॉइंट नंबर 3 लिखिएगा, लिखिएगा रिलेशन बिटवीन, हो गया सभी का, बोलो यार। एक्स वाई है तो जेड है, जेड एक्स है तो वाई है, वाई जेड है तो एक्स है, ध्यान में रख के करेंगे। कर लिया सबने कॉपी ये वाला? कौन सा पॉइंट हुआ? 2 3 2 हुआ। पॉइंट नंबर 3 रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट। हेयर द सिंबल एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या था बोलो? परमिटिविटी, याद आया? और ये क्या था बोलो? परमिएबिलिटी। बातें कम करो प्लीज बॉय साइड। परमिटिविटी और क्या चीज? परमिएबिलिटी। क्या होता है रिलेशन बोलो? इसका रिलेशन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/√अंडर अगर तुम म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट कर दोगे, चलो पुरानी बातें याद दिलाते हैं। म्यू नॉट का वैल्यू अभी लिखाया था 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁻7। एप्सिलॉन नॉट का 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एक वैल्यू है ना, पाई की जगह 3.14 कर सकते हैं आप, मल्टीप्लाई करके कुछ डेटा आ जाएगा। इन सबको रख के जब निकालोगे तो यही वैल्यू निकल के जब कैलकुलेट करते हो तो आ जाता है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। और 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड क्या है? 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड इज सी, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ क्या चीज? इसीलिए लास्ट चैप्टर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वेव्स आपने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब क्या पढ़ने जा रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। दोनों को मिला दो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ गया और उससे स्पीड ऑफ लाइट निकल जाता है। इसीलिए लाइट अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है, बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला। आया समझ में? राइट डाउन दिस, ये कई बार पूछा है। चलिए आपसे कुछ कुछ बातें पूछ लेते हैं, ये क्लियर है? ये क्या देगा बोलो? स्पीड ऑफ लाइट। इसका ऐसा यूनिट पूछा जाए तो व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ दिस टर्म? तो बच्चा बता सकता है? म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का ऐसा यूनिट क्या होगा? व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी? जो स्पीड का है वो इसका है। दैट इज वेरी गुड। क्या हो जाएगा? मीटर पर। और डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन क्या हो जाएगा बोलो? L t-1। चाहो तो m0 लिख लो, राइट डाउन इट। डायमेंशन इसका ये हो जाएगा और इसका ऐसा यूनिट ये होगा। कर लिया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति इसमें? आया सबको समझ में? ठीक है। अब चलिए टॉपिक डलेगा, ऐसा यूनिट ऑफ, पर नहीं टॉपिक नहीं, टॉपिक नहीं। कितना पॉइंट हुआ? 3 हुआ। चौथा पॉइंट लिखिए, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर ऐसा यूनिट ऑफ बी, मैग्नेटिक फील्ड लिखो। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, कंफ्यूज मत कीजिएगा। इंटेंसिटी कब कहते हैं अभी बताया था आपको। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में फर्क क्या है बोलो?
मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में फर्क क्या है? जो चीज के बारे में आप एरिया या स्पेस या वॉल्यूम जो है वो फील्ड है, जिसकी मदद से आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो इंटेंसिटी है। तो आप कैलकुलेट क्या करते हैं बच्चा? इंटेंसिटी। और आप जिसके बारे में रीड करते हैं वो क्या है? फील्ड है। जो आप फील करोगे, मान के चलो आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, तो फील करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। और जिसको कैलकुलेट करेंगे वो क्या कहलाएगा? इंटेंसिटी। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? इसका ऐसा यूनिट लिखना बी का होता है बच्चे। इसको लिखते हैं ऐसे करके, न्यूटन बाय एम्पियर इनटू मीटर। लिखो सब कुछ, न्यूटन बाय एम्पियर इनटू मीटर। और एक फॉर्मूला भी याद रखिएगा, एफ बाई आई इंटू एल। फिलहाल के लिए याद रखिए, अभी कुछ नहीं बताऊंगा इसके ऊपर, ऐसे याद रखना है। तो फोर्स के लिए क्या हो गया सारे बच्चे बोलो? फोर्स के लिए क्या हो गया बोलो? न्यूटन। क्या हो गया बोलो? आई के लिए एम्पियर। क्या हो गया? लेंथ के लिए मीटर। और मैं तुमको एक इंडिकेशन दे रहा हूं, ऑफ फिजिक्स आपका दौड़ेगा, बताया था ना। मैग्नेटिक स्टार्ट होने दो, फोड़ देंगे फिर। और देखो सिलेबस कैसे जाता है आपका, आपको पता भी नहीं चलेगा। जून एंड होने दो, फिर बताता हूँ सिलेबस कहाँ पहुंचा है। और सब कुछ पढ़ाने के बाद गारंटी बोल रहा हूँ, अगर तुमको है ना तो मेरे साथ जेई के पेपर्स बनाने के लिए तैयार हो जाओ। बोर्ड्स के पेपर सब सॉल्व करा के जून में एंड मारूंगा, सब कुछ एक साथ। लेकिन आप अपने साइड से रेडी रहो, मैं दिखाता हूँ स्पीड कैसे होता है। दुर्गा पूजा तक ना मैं चालू ना भैया मरोड़ दूंगा पूरे सिलेबस को अच्छे से। मेरे कोई बिग डील नहीं है, पता है कहाँ पे कैसे पकड़ना है स्पीड। आप लगे रहो अपने साइड से, ठीक ना? ना बात बता दिया, थोड़ा आप कंसस हो जाना। क्योंकि जून ऐसा पॉइंट होता है, मैं ऐसा मानता हूँ, मैं 6 मंथ पे स्टार्ट नहीं करता हूँ, मैं छठे महीने से स्टार्ट करता हूँ। और 6 मंथ यही है, यहीं से सबसे ज्यादा स्पीड पकड़ता है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 5 महीना घड़ घड़ पूरा तेजी से करो, सब कुछ कंप्लीट होता है, सब कुछ बन जाता है फिर। बट प्लीज बी कंसियस, एक 150 दिन बना लो, 150 दिन में आपका सिलेबस निपट जाएगा, मैक्स सिलेबस निपट जाएगा। इसलिए बी वेयर अबाउट दैट, एब्सेंट बिल्कुल मत करना, बेहतर रहेगा। क्या मैं बोल रहा था, पावर कट के कारण इश्यूज हो रहा था। वो जो कभी कभी आप बोलते हो कुछ बच्चे का आ रहा था ऐसे करके, भैया वीडियो नहीं अपलोड हो रहा है, डेली की बात हो रही है, पावर कट का सप्लाई हो रहा था यार, नहीं हो पा रहा था बार बार बैटरी का। तो उस दिन मैंने एक दिन जिसका आपका क्लास लिया था 1 घंटे का, आई मीन का, उस दिन मैंने पूरा का पूरा पावर सही करवाया इसका। आपकी जगह सेल्स की जगह मैंने पूरा का पूरा हैवी बैटरी ही लगवा दिया इसके अंदर, ताकि दिक्कत ना हो, ताकि इधर से उधर सप्लाई आपका चलता रहे। क्योंकि इसकी भी लोडिंग पड़ेगी ना, इसके कारण से, इस बैटरी के कारण आपका डिजिटाइज नहीं कर रहा था बोर्ड को, अब हो सकता है डिजिटाइज भी कर दो इसको। तो प्लीज बी वेयर अबाउट दैट थोड़ा सा। न्यूटन, एम्पियर और क्या हो जाएगा? मीटर। अब चलिए आइए फोर्स के बारे में, चलिए फोर्स हो जाएगा आई, और ये फॉर्मूला याद रखेंगे बी का। फॉर्मूला क्या होता है बी का, बोलिए सब कोई? फोर्स बाय आई इंटू एल। आई क्या है? एल क्या है? लेंथ। एफ क्या है? फोर्स। चलिए डायमेंशन फॉर्मूला लगी हाथ निकाल ले, क्या एग्जामिनेशन में पूछा है? लिखो डायमेंशन फॉर्मूला। फॉर्मूला जिन्हें आता है वेल एंड गुड, नहीं आता तो सीखें। यहाँ पे एम एल टी माइनस टू होगा इसका क्या? करंट का एम्पियर होगा क्या? इसका क्या हो जाएगा? लेंथ। कैंसिल आउट हो गया, तो एम ए माइनस वन टी माइनस टू। लिखो, ये बी का वैल्यू है, एम ए माइनस वन टी माइनस टू। एम ए माइनस वन टी माइनस टू। इज इट ओके? एम ए माइनस वन टी माइनस टू। ये क्या निकल गया बताओ? डायमेंशन फॉर्मूला ये निकल गया। अब आप पॉइंट नंबर 5 लिखेंगे, लिखेंगे यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ परमिएबिलिटी। पॉइंट नंबर 5, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ परमिएबिलिटी। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ व्हाट, जल्दी बताइए? परमिएबिलिटी। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ परमिएबिलिटी करे क्या? क्या फॉर्मूला बन के आया था मेरे लिए? बी इज इक्वल टू, सुनो तुम लोग बोलेंगे डीबी, क्या लिखे थे बोलो यहाँ से? म्यू नॉट बाय 4 पाई। कुछ बच्चा बोलेगा डीबी, छोटा एलिमेंट लिया तो छोटा मैग्नेटिक फील्ड,
बड़ा एलिमेंट ले लो, बड़ा मैग्नेटिक फील्ड डी हट जाएगा। अरे हाँ या नहीं? क्या लिखे थे बोले यहाँ से? आई इंटू डीएल की जगह आप क्या कर दो एल, यहाँ पे क्या कर दो साइन थीटा, बाई क्या कर दो आर स्क्वायर, यही था ना बायोट सावर्ट लॉ। तो मुझे इसका निकालना है, किसका निकालना है ये, ठीक है? लुक है कैसे निकालेंगे, अगर एग्जामिनेशन में आपको आ गया ये पता चल गया कैसे होगा। अब बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी करो, 4 पाई ऊपर चलाएगा, आर स्क्वायर भी किधर चलाएगा ऊपर, नीचे क्या क्या आ जाएगा आई एल और क्या चीज साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट हो जाएगा क्या। इसको म्यू नॉट को इधर छोड़ दिया, बाद बाकी इसको नीचे ले आए, इसको किधर ले गए ऊपर। आ जाइए, बी का ऐसा यूनिट अभी निकाला बच्चा आपने, नहीं 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 ऐसा ऐसा यूनिट। अच्छा एक मिनट, इसको बच्चे ये भी कहते हैं, एक चीज और लिखे ऑब्लिक डाल के लिखिएगा टेस्ला। अच्छा, दिस इज द नेम व्हाई द टेस्ला कंपनी नेम्स, मुझे इलॉन मस्क की कंपनी ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो टेस्ला, गाड़ियों के जो नाम है आपके, टेस्ला कार्स इज द ऐसा यूनिट नेम ऑफ वो गाड़ी, इसके कारण से है वो, है समझ में। टेस्ला कार्स इज ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और टेस्ला इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, उनके ऑनर पे रखा गया है वो टेस्ला, निकोलस टेस्ला नाम था उनका पूरा। टेस्ला कार्स भी जो है टेस्ला के नाम पे ही रखी गई, मैग्नेटिक फील्ड। ओके लिख लो, टेस्ला भी लिख लो। चलो आ जाओ बताओ, तो ये लिखो एक ही बात है, चलो लिखते हैं हम लोग, सारे बच्चे बताना प्लीज। लुक हियर, मैं ऐसा यूनिट में आ रहा हूँ, ऐसा यूनिट टेस्ला में नहीं आता, नेम इज टेस्ला, अच्छा ठीक है, ओनर्ड एज अ टेस्ला, ऐसा यूनिट में पूछा तो ये ऐसा यूनिट इज दिस, आया समझ में ना, ये तो नाम दे दिया ना मैंने ऑनर के तौर पे, तो ऐसे क्या कहोगे आप ये, ठीक है। तो क्या लिखते हैं बोलो कोई, न्यूटन, एम्पियर को ऊपर भेज दे क्या, एम्पियर पे पावर -1, मीटर पे पावर -1, ऊपर चला जाएगा दोनों, हाँ या चल जाएगा क्या। अच्छा बोलिए 4 पाई का यूनिट होता है क्या, नंबर है कोई यूनिट नहीं होगा, आर का बोलिए, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, आई का बोलिए, इसका बोलिए, साइन थीटा का कुछ होगा क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कुछ नहीं होता तो हटा दो, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे म्यू नॉट। चलो बोलो सब कोई, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, और भी कुछ जाएगा क्या, ये तो चला जाएगा ना, नहीं हो जाएगा, एम एम एक एम गया, ये +1 -1 चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो न्यूटन क्या हो जाएगा ए पे पावर -2 इज इक्वल टू म्यू नॉट, आया नहीं आया। अब थोड़ा डायमेंशन फॉर्मूला कर ले क्या, न्यूटन का क्या होता है बोलो, एम एल टी -2 होता है, और इसका क्या हो जाएगा ए पे पावर -2 इज इक्वल टू क्या चीज म्यू नॉट। तो ये क्या निकल गया जल्दी बताओ, डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला निकला क्या, और ये क्या निकला बोलो, ऐसा यूनिट, क्या निकला यहाँ से ऐसा यूनिट। और इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देगा, कुछ बच्चे न्यूटन का समझ रहे हो ना, ऐसा यूनिट न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर स्क्वायर, कर लो कॉपी, कर लो कॉपी सभी कोई प्लीज। तो छोटू जी है क्या, छोटू जी हैं पीछे, बुलाइए तो, इधर आइए, झाड़ू लेके आइए। यहाँ देखिए कितना गंदा है, देखिए, तो मारिए पीछे से निकाल के, इधर से निकालिए, पंखा ऑफ कर, अब तो लोग गर्मी नहीं लग रहा ना उधर आप लोगों को, इधर तुम लोगों को अब सही है ना। हाँ ऐसे हर कुछ में कमी ढूंढ ही लेते हो ना यार, आवाज कम आ रहा है, ठीक है आवाज बढ़ा देते हैं, आ रहा है, ठीक। इसलिए कम करके रखता हूँ, सर में दर्द होता है ज्यादा लाउड वॉइस से, मूवीज देख के निकलते हो ना जब वीएफएक्स वाला, वीएफएक्स कह रहे हैं वो, कभी कोई बड़ा क्या उसको कहते हैं, हाँ डॉल्बी मूवीज जो होती हैं,
तो उसके अंदर से आप जब निकल के देखोगे सर भारी नज़र आएगा। इस कारण से आवाज़ को थोड़ा कम कर देते हैं। सो ओके आपकी चॉइस है, हमें क्या? माइक को थोड़ा दूर कर लेंगे। पंखा चाहिए तो माइक कम, माइक चाहिए तो पंखा कम। एसी लगाएँगे तो मेरे माथा पे हवा नहीं आ रहा है। नहीं, नहीं एसी लगाएँगे तो बोलेगा मेरे तरफ कूलिंग नहीं हो रहा है। जानते हैं ना, वो पता है मुझे नेचर। उसको उधरे से जाइए, कागज़ में लपेट के उधरे फेंक दिए, बालकनी साइड लेके जाइए। इधर मत घसीटिए उसको। बालकनी साइड ले जाके, उधरे कागज़ में मोड़ के फिर फेंक दीजिएगा बाहर। चलो हो गया क्या? अब ठीक है? कमज़ोर इंसान। आ गया? चलिए अब लिखिएगा एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ जल्दी से। एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ। एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ। एप्लीकेशन में डायरेक्ट हम पंच करेंगे फॉर्मूला को। वी आर नॉट सो ईगर अबाउट द डेरिवेशन। डेरिवेशन कभी भी फुर्सत में कर लेंगे, नॉट अ बिग डील। लेकिन आपको फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। याद करो मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी एप्लीकेशन करवाया था। करवाया था ना? याद आया? तो वैसे इसका भी करवाना है, ओके? चलो। नाउ लुक हियर। एप्लीकेशन ऑफ क्या जल्दी बताइए यहाँ से? बायोट-सैवर्ट्स लॉ। एप्लीकेशन ऑफ बीएसएल। बीएसएल स्टैंड्स फॉर बायोट-सैवर्ट्स। चलिए लुक हियर। पहला पहली बात तो पोजीशनिंग आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। इसका क्या यूज़ है, नहीं है, अच्छे से सुनो, केवल कॉपी मत करना, देखना। हालाँकि एक बार ये चीज़ हो चुका है, मैं फिर से वापस से रिकर करूँगा और आपको ऐसा फ़ील होगा कि ये चीज़ वही चल रहा है, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये, ड्यू टू फाइनाइट लेंथ वायर, ड्यू टू फाइनाइट लेंथ वायर, जी, लिख दीजिए उसको, फाइनाइट लेंथ वायर। ये करंट आई है। अब बताओ करंट का कारण मैग्नेटिक फील्ड है। तो मान लो यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है आपको, ठीक है? कुछ मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, तो अब तुम्हें कुछ बताना चाह रहा हूँ, सुनो अच्छे से। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इनसाइड जाएगा, क्या जाएगा? इनसाइड। काहे क्यों? बता देते हैं। इनसाइड जाएगा मतलब ऐसे करके जाएगा क्रॉस। रुक जाओ 2 मिनट यार। चलिए देखिए यहाँ पे, ड्यू टू फाइनाइट लेंथ क्या जल्दी बताइए? वायर। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड मुझे निकालना है तो सुनना सारे बच्चे। जब कभी मैं क्रॉस बनाऊँ, क्या बनाऊँ? क्रॉस। आप नोटबुक पे क्रॉस बनाओगे, उसका मतलब होता है नोटबुक के अंदर जा रहा है। मैं बोर्ड पे क्रॉस बनाया तो वो बोर्ड के किधर जा रहा है? अंदर। इनसाइड जो भी है प्लेन, ये दिमाग में रखना। अभी बताओ मैग्नेटिक फील्ड को आपने बोला था कि क्रॉस है, क्रॉस मतलब इनसाइड प्लेन जाता है। तो प्लेन के किधर जा रहा है? अंदर या बाहर? अंदर। मैंने ये बताया था मैग्नेटिक फील्ड हमेशा आपका क्या होगा? प्लेन के क्या होगा? परपेंडिकुलर होता है नहीं होता?
चलो देखो, इससे क्या होता है जल्दी बताइए, यहाँ से इनसाइड प्लेन क्या होता है जल्दी बताइए, परपेंडिकुलर होगा ना, अभी बताया था आपको। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जो प्लेन के अंदर जाता है वो परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर होगा तो अब समझना 90 डिग्रीज पे होगा। लुक हियर, डायग्राम याद आ रहा है कुछ? ये सेंटर से डिस्टेंस में कुछ मान लेता हूँ आर, कितना मान लेता हूँ आर। ये कैसा डिस्टेंस लेना है? वायर के 90 डिग्री, सुनो प्लीज नहीं तो कंफ्यूज हो गए। लुक हियर, एक एक चीज को अच्छे से समझिए, छापिए मत, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये आर डिस्टेंस है, कैसा डिस्टेंस लेना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसके परपेंडिकुलर? वायर, ये वायर है मेरा। वायर के क्या लेना है जल्दी बताइए, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे लेना है। ये कौन सा फील्ड है जल्दी बताइए, मैग्नेटिक फील्ड है। ये करंट किधर जा रहा है? लाइट ऑफ करो तो उधर से, मिड वाला, मिड वाला, हाँ करो। सर्किट ही चौपट। इनसाइड प्लेन जा रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है क्या? अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो सारे बच्चे बताना प्लीज, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये कितने डिग्री पे जल्दी बताइए, 90 डिग्री पे। अगर ये 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड है तो इनसाइड प्लेन ये गया, ठीक है। अब सुनना, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू याद करो, यहां से चलो बताते हैं, यहां से इस सेंटर वाले लाइन से आपको एक एंगल लेना है थीटा 1, कितना एंगल लेना है? थीटा 1। एक एंगल नीचे लेना है, क्या लेना है जल्दी बताओ, थीटा 2। तो थीटा 1 और क्या हो गया, ये थीटा, दो एंगल आ गया। अब ये दो एंगल आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या कहता है, बोलो यहीं से, म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक ना। इनटू लिख दोगे आर, क्या लिख दोगे यहाँ से, आर क्या लिख दोगे, आर, ये क्या लिख दोगे, आर। आर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे जल्दी बताओ, sin θ1, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन थीटा। क्या फॉर्मूला बन गया, बोलो सभी कोई, सारे बच्चे बोलो फॉर्मूला क्या बना, बोलो यहाँ से। sin θ1 प्लस क्या बन गया, बताओ, sin θ2। तो म्यू नॉट 4 पाई आर इज इक्वल टू sin θ1 प्लस sin θ2। एक एक चीज को रेकर करेंगे सारे बच्चे। करंट किधर जा रहा है, सॉरी, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई। बोलो यहाँ से क्या चीज, करंट किधर जा रहा था, ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड या आउटसाइड, इनसाइड। तो इनसाइड को क्रॉस से या डॉट से, क्रॉस, जब क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनसाइड। अच्छा, एक आपको लाइन लेना है मैग्नेटिक फील्ड तक, वो आर डिस्टेंस लेना है, वो डिस्टेंस हमेशा इसके साथ कितने डिग्री के एंगल पे, 90। हाँ, एक एंगल लेना है, बताओ, ये आपने बेस लाइन लिया, ये जो एंगल लिया थीटा 1, ये कौन से सीक्वेंस में है बोलो, ये कैसे घूम रहे हैं आप, क्लॉकवाइज कैसे जा रहे हैं, ये कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो फॉर्मूला आपका बना, म्यू नॉट आई, आई स्टैंड्स फॉर करंट, 4 पाई आर, आर स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2। जो बच्चे ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है उसके लिए ये चीज नया नहीं होगा, आया ना। जिसने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया उसके लिए न्यू है क्या, वही चीज है। अरे बोलो हाँ या नहीं, इज इट ओके? तो म्यू नॉट आई बाई क्या हो गया, बोलो यहाँ से, 4 पाई आर sin θ1 प्लस क्या हो जाए जल्दी बताए, यहाँ से sin θ2। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, इज इट ओके? चलो कर लो कॉपी ये वाला।
हेलो। अंकल हैं आप?